चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन से हमारी स्टार्ट है। आज 11.1 को मैंने इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मिक्सअप किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर जो बातें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारे पास मतलब क्या होता है, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। सो डिफाइन जो हम करेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा होगा डिफाइन अगर हम करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सेकंड नंबर पे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को हम प्लस करके आपस में हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। क्लियर। और इन दोनों में हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स में कार्बन जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट होगा, ज़रूरी होगा, कार्बन की प्रेजेंस लाजमी है और कार्बन जो होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, ये बात भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन बनती है। अब हम वन बाय वन को एक्सप्लेन भी करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। आगे कंडीशंस लग गई हैं, शर्त लग गई हैं कि हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन से हमारी स्टार्ट है। आज 11.1 को मैंने इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मिक्सअप किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर जो बातें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारे पास मतलब क्या होता है, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। सो डिफाइन जो हम करेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा होगा डिफाइन अगर हम करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सेकंड नंबर पे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को हम प्लस करके आपस में हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और सपोज करें मेरे पास CH4 है। आप जरा गौर करें, CH4 जो हमारे पास है सिर्फ कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। अगर हम CH4 का HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, क्लियर हो गया हमारे पास, अगर HCl के साथ हमारे पास इसका रिएक्शन हो जाए, मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें कार्बन हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, सो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब हाइड्रोजन हमारे पास इसके साथ 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं सारे। क्लियर हो गया। हमारे पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई बात। या हम यहाँ पे HCl का रिएक्शन यहाँ पे नहीं करवाते, हम सिंपल क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा देते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे पास और। क्लियर। सो देखिए हमारे पास अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 का हम यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हैं, Cl2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये है। ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या काम हो जाएगा, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी हमारे पास ब्रेकअप हो जाएगा। सो कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या काम होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाएगा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ हमारे पास अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, पहले हमारे पास क्या था CH4 था, अब हमारे पास CH3 बन गया, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, साथ जो हमारे पास चौथा हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। क्लियर हो गया। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दूसरा है वापस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। क्लियर। अब ये जो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड।
अब देखें, ये हमारे पास पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जब हाइड्रोकार्बन में से हम कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय मींस ऑफ एनी अदर एटम, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड हमें मिलता है वो हमारे पास क्या होता है? रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड हमारा जो होता है वो डेरिवेटिव होता है। क्लियर? अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, पहले हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। क्लियर? एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से हमारे पास क्या बन गया? पहले मीथेन था, अब मिथाइल क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया। सो हमारे पास ये क्या चीज़ है? मिथाइल क्लोराइड। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसको हमने किससे डिराइव किया है? इसको हमने डिराइव किया है हाइड्रोकार्बन से। बात क्लियर हो गई? ये दोनों पॉइंट हमारे पास एक्सप्लेन हो गए। तीसरा, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ये तो आपको नजर भी आ रहा है। क्लियर? और चौथी बात, कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। आपको पता है कि हमारे पास एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबल वो कैसे होते हैं? या तो ऑक्टेट रूल से या फिर डुप्लेट रूल से। अब ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, गेनिंग से हो, लूजिंग से हो या फिर शेयरिंग से। डुप्लेट रूल, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, गेनिंग से हो या फिर लूजिंग से हो या फिर शेयरिंग से। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि इसका वैलेंस शेल जो है आउटर मोस्ट शेल वो हाफ फील्ड हो चुका है। क्लियर? हाफ फील्ड कैसे है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ऑक्टेट इसको चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 4 इसके पास मौजूद हैं। सो 8 का हमारे पास हाफ करके क्या बनते हैं? 4 बनते हैं। 4 मौजूद हैं, 4 मजीद रिक्वायरमेंट है। अब ये ना तो डोनेट कर सकता है ना हमारे पास ये गेन कर सकता है। क्लियर हो गया? जब ने गेन कर सकता है ना डोनेट कर सकता है, इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी इसके पास क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। क्लियर? और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? उसकी वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि हमारे पास कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? ऑक्टेट के लिए 4 की मजीद रिक्वायरमेंट है। सो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है, सारी बहस हमने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जाता है उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं। मैंने सिंपल ओ लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन और भी पैदा होती है। हमारे पास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं। ये सारे कंपाउंड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। बात क्लियर हो गई? हमने ये कहा है ना कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, लाजमी प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? सो कार्बन तो हमारे पाच कार्बन मोनोऑक्साइड में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, कार्बोनेट्स में भी है, बाइकार्बोनेट्स में भी है। कार्बोनेट्स जिसके एंड पे CO3 आता है, बाइकार्बोनेट्स जिसके एंड पे HCO3 आता है, कार्बाइड जिसमें हमारे पास कार्बन आता होता है। क्लियर हो गया? सो इनमें भी सारे के सारे में कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सो सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो रीजन है, जो आंसर है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस वजह से कार्बन के ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं है। क्लियर हो गया? और आज तक आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आज तक हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया? 118 में से एक एलिमेंट अगर सपोज करें हम निकाल देते हैं, वो कौन सा है हमारे पास? वो कार्बन है। बाकी क्या हो गए? 117 एलिमेंट्स हो गए। अब ये 1 एलिमेंट कार्बन जो है, इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इन 117 एलिमेंट्स के टोटल कंपाउंड से ज्यादा हैं। क्लियर? बात समझ गए आप? सिर्फ कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इन 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को अगर मिलाया जाए फिर भी अकेले कार्बन के कंपाउंड्स उनसे ज्यादा हैं। और आज तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और अभी तक स्टिल डिस्कवरी जारी है। क्लियर? 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? सो ये हमारे पास बहस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जी, तो अब हम बात स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली वर्ड ऑर्गेनिक जो है इसका मतलब क्या है।
और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या राय दी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इनिशियली स्टार्ट की बात हो रही है। क्लियर। सो हमारे पास ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसका मतलब होता है लाइफ। क्लियर। लाइफ मीन्स जिंदगी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इनिशियली मीन्स 1828, इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में 1828 से पहले क्या कॉन्सेप्ट था। 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये बिलीव किया जाता था कि ये सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बन गया, लाइफ वाले कंपाउंड्स। सिंपल सी बात क्या हो गई है, ये 1828 से पहले का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। उस वक्त ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो उसके सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पे सिंपल सी बात करूंगा, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास प्लांट्स हैं, दूसरा हमारे पास प्लस एनिमल्स हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेवाइजर। क्लियर हो गया। लेवाइजर हमारे पास उसका नाम था, और लेवाइजर कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि 1828 से पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। सो लेवाइजर ने दो काम किए हैं। लेवाइजर ने एक वो कंपाउंड्स शो किए हैं जो प्लांट्स में होते हैं, एक वो कंपाउंड्स भी शो किए थे जो कि एनिमल्स में होते हैं। अब लेवाइजर कहता है कि जो कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स के अंदर होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स के बने होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। क्लियर हो गया। साथ दूसरी बात वो ये कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स की बॉडी में होते हैं वो कौन से एलिमेंट से बने होते हैं, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा, मतलब इन सारे एलिमेंट्स के बने होते हैं। बात क्लियर हो गई हमारे पास। ये 1828 से पहले का कॉन्सेप्ट है। प्लस लेवाइजर ने ये एक काम किया था, उसने कहा था कि जो कंपाउंड्स प्लांट्स में होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो कंपाउंड्स एनिमल में होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस से हमारे पास बने होते हैं। क्लियर। ये हमारे पास दो बातें यहाँ पे हो गई हैं। तीसरी बात, एक हमारे पास जब बात पहुंची है 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी तक जब बात पहुंच गई है, तब हमारे पास एक स्वेडिश केमिस्ट था जिसका नाम था जैकब बर्जीलस। क्लियर। उसने अपने एक थियरी प्रपोज की है जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। क्लियर। अब इस थियरी में वो क्या बात करना चाह रहा है उसको देखते हैं। हर चीज हमने पॉइंट पॉइंट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। पहले हमारे पास 1828 से पहले वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। फिर लेवाइजर ने बात की है कि प्लांट्स में जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस और सल्फर इनसे बने होते हैं। क्लियर एटसेट्रा। तीसरी बात, 19वीं सेंचुरी तब तक बात पहुंच गई है, तो एक साइंटिस्ट था, स्वेडिश केमिस्ट है हमारे पास, उसका नाम है जैकब बर्जीलस, और उसने अपनी एक थियरी प्रपोज की है जिसका नाम है वाइटल फोर्स थियरी। अब इस वाइटल फोर्स थियरी में वो क्या कहना चाह रहा है उसको हमने देखना है। वाइटल फोर्स थियरी में वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरली होते हैं। क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्लियर। ये उसका पॉइंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल होते हैं, इसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नेचुरली बनते कैसे हैं, एक वाइटल फोर्स होती है जिसको इसने नाम दिया हुआ है, वाइटल फोर्स का नाम ही दिया हुआ है। वाइटल मीन जरूरी, फोर्स हमारे पास एक ताकत को कहते हैं, कुव्वत को कहते हैं। और ये जो वाइटल फोर्स है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है।
क्लियर हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, वो हमारे पास बरीड हो जाते हैं अंडर द मड एंड सैंड, हमारे पास अर्थ क्रस्ट में बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। जब ये दफन हो जाते हैं, इनके ऊपर बैक्टीरिया जो है अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन कैसे स्टार्ट करता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, एयर की एब्सेंस होती है, फिर हमारे पास बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होते होते जब हमारे पास 500 मिलियन ईयर्स गुजर जाते हैं, तो ये डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाइटल फोर्स थियरी है। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, वाइटल फोर्स थियरी में जैकब बर्जीलस कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये नेचुरल होते हैं। और नेचुरल में किस तरह बनते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल में किस तरह बनते होते हैं। क्लियर? और बनते किसके रिजल्ट में है, एक फोर्स होती है जिसको वाइटल फोर्स का नाम दे दिया गया। और ये वाइटल फोर्स जो है ये सिर्फ हमारे पास होता है किसमें, ये सिर्फ इनहेरेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। क्लियर? ये तीसरी बात हमारी हो गई है वाइटल फोर्स थियरी के। चौथी बात हम करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है, जब हमारे पास वाइटल फोर्स थियरी जो है इसको रिजेक्ट किया गया। अब ये रिजेक्शन इसकी कैसे हुई है उसको देखते हैं हम। रिजेक्शन हमारे पास हुई है जब एक साइंटिस्ट हमारे पास आया था जिसका नाम था वोहलर। अब वोहलर ने इस थ्योरी को कैसे रिजेक्ट किया है उसको हम देखते हैं। वोहलर जो है वो अपना एक काम कर रहा था, अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई रिएक्शन करवा रहा है, जो भी काम कर रहा था वो, उसके रिजल्ट में वो जो काम कर रहा है वो एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, एमोनियम साइनेट उसका नाम है, NH4CNO। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एमोनियम साइनेट। क्लियर? NH4CNO। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के रिजल्ट में उसने एक्सीडेंटली जो है क्या चीज बना लिया, उसने बना लिया यूरिया। क्लियर हो गया? यूरिया का हमारे पास फॉर्मूला है NH2, साथ हमारे पास C डबल बॉन्ड O, साथ हमारे पास NH2। क्लियर? ये हमारे पास यूरिया है। अब ये हमारे पास क्या चीज है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, और वो भी कहाँ पे, वो भी लेबोरेटरी में। सो इस डिस्कवरी से वाइटल फोर्स थियरी की रिजेक्शन हो गई है। वोहलर जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहा था, अपने एक रिएक्शन कर रहा था। उसका मकसद ये नहीं था कि मैंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि एमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि यूरिया बनाना है, लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि NH4CNO से हमारे पास यूरिया बन गया। जब देखा गया तो हमारे पास ये क्या चीज है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। सो ये जब डिस्कवरी की है वोहलर ने, तो वाइटल फोर्स थियरी की रिजेक्शन हो गई। वाइटल फोर्स थियरी की रिजेक्शन कैसे हो गई, क्योंकि वाइटल फोर्स थियरी में ये बात की गई है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और जबकि यहाँ पे वोहलर ने क्या किया, यहाँ पे वोहलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, वो भी लेबोरेटरी में। सो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे वाइटल फोर्स थियरी की रिजेक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया? और इसके बाद हमारे पास जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल्ब। ये सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे FSC पार्ट 2 में, वहाँ पे इसका डिटेल में एक रिएक्शन है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक रिएक्शन है। वहाँ पे उसने मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात बताइए हमारे पास किताब में जो इंट्रोडक्शन में है कि जब हमारे पास कोल्ब ने क्या किया था, उसने जब एसिटिक एसिड को तैयार किया था लेबोरेटरी में, तो एसिटिक एसिड क्या चीज़ है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी होने लगी है, तैयार हो गया था। सो इस मज़ीद जो है वाइटल फोर्स थियरी की रिजेक्शन, वो कोल्ब की प्रिपरेशन जो थी एसिटिक एसिड से, उससे मज़ीद वाइटल फोर्स थियरी रिजेक्ट हो गई है। क्लियर हो गया? सो ये जो दो रिएक्शंस थे, ये जो दो प्रिपरेशन है, ये जो दो सिंथेसिस हैं, एमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना किसने बनाया था, वोहलर ने। और फिर
हमारे पास कोल उसने बनाया एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों की तैयारी कहाँ पे हुई है? दोनों की तैयारी हुई है लेबोरेटरी में। सो इन दोनों की तैयारी से, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन से वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया? और लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी इंक्लूड होते हैं, प्रोटीन्स भी इंक्लूड होते हैं, लिपिड्स भी, एंजाइम्स भी, विटामिन्स भी, ड्रग्स भी, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्ट्स हैं, डाइज हैं। ये सारी की चीज़ें हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है 11.1 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन हमने की है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे वो हम फार्मूलास को डिस्कस करने जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते होते हैं। क्लियर हो गया? वो हमारे एक नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।